Hello, dear students. We were discussing about catalysts. बेटा now next is characteristics of catalyst. Catalyst के बारे में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ. बेटा सबसे पहली बात, बेटा कभी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट खत्म नहीं होता है. जितना कैटलिस्ट रिएक्शन में स्टार्टिंग में यूज होगा उतना ही बाद में बाहर भी निकल जाएगा. तो सबसे पहली बात तो बेटा मैं ये बोल सकता हूँ, मास एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ कैटलिस्ट रिमेन्स सेम. बेटा एक रिएक्शन के दौरान कैटलिस्ट का मास और उसकी केमिकल कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर हमेशा सेम ही रहेगा. अच्छा बेटा सेकंड पॉइंट, एक अच्छा कैटलिस्ट क्या होता है बेटा, जिसका एक स्मॉल अमाउंट की रिक्वायरमेंट हो रिएक्शन में. तो मैं बोल सकता हूं बेटा जनरली ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड. ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड. थर्ड पॉइंट बेटा, थर्ड पॉइंट ये है कि कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर सकता, बट एक बार रिएक्शन इनिशिएट हो गई तो उसके रेट को बढ़ा देता है. तो मैं बोल सकता हूं बेटा इट नेवर इनिशिएट्स ए रिएक्शन. रिएक्शन को स्टार्ट कैटलिस्ट नहीं करेगा. इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. कभी कभी कैटलिस्ट क्या करता है बेटा, रिएक्शन को इनिशिएट भी करता है, बट मैं जनरल सेंस में अगर बात करूं तो कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता है. एंड फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. बेटा कैटलिस्ट से रिएक्शन का अमाउंट, प्रोडक्ट का अमाउंट कभी भी नहीं बढ़ेगा. जितना प्रोडक्ट आना था उतना ही प्रोडक्ट आएगा, चाहे कैटलिस्ट लो या फिर ना लो. बट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन जल्दी खत्म हो जाएगी. तो मैं बोल सकता हूं बेटा कैटलिस्ट क्या करता है, इट नेवर इंक्रीजेज yield of a reaction, बट बेटा yield of reaction को क्यों इंक्रीज नहीं कर सकता है कैटलिस्ट, क्योंकि रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को कैटलिस्ट डिस्टर्ब नहीं कर सकता है. इक्विलिब्रियम पहले जहां पे आ रहा था वहीं पर बाद में भी आएगा, बट इक्विलिब्रियम को जल्दी से ले आएगा बेटा कैटलिस्ट. तो इट नेवर इंक्रीजेज यील्ड ऑफ ए रिएक्शन, इक्विलिब्रियम रिमेन्स एट सेम पोजीशन. बेटा लेकिन कैटलिस्ट क्या करता है, बट इट इंक्रीजेज यील्ड ऑफ रिएक्शन. ओके बेटा नेक्स्ट, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट. एक्टिविटी एंड selectivity of कैटलिस्ट. कैटलिस्ट की एक्टिविटी और सिलेक्टिविटी से आप क्या समझते हो बेटा. सबसे पहली बात, एक्टिविटी का क्या मतलब है बेटा. एक्टिविटी बिल्कुल सिंपल सी बात है कि कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा, तो हम बोलेंगे बेटा कैटलिस्ट क्या है, एक्टिव है. तो एक्टिविटी को क्या बोलेंगे बेटा, it increases rate of reaction. बेटा फॉर एग्जांपल अगर मैं हेबर्स प्रोसेस की बात करूं तो नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस इट विल फॉर्म अमोनिया गैस. इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आयरन फॉस्फेट. अब ये तो हो गई बेटा एक्टिविटी ऑफ आयरन, दैट इट फास्टन्स द रिएक्शन. तो ये हो गई कैटलिस्ट की एक्टिविटी. बेटा सिलेक्टिविटी से आप लोग क्या समझते हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस इसके काफी ज्यादा है.
बेटा कैटलिस्ट की सिलेक्टिविटी क्या होती है, अगर कभी सेम प्रोडक्ट सेम रिएक्टेंट से दो टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं, मतलब रिएक्शन के पास दो पॉसिबल पाथ है जाने के लिए, तो उन दोनों पाथ में से किसी एक पाथ पर लेके जाने की टेंडेंसी कैटलिस्ट की हम क्या बोलेंगे, सिलेक्टिविटी। बेटा फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं CO2 plus H2, it will form CO plus H2, it will form CH4 plus for example बेटा CO plus H2 it will form मीथेन प्लस H2O, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। और बेटा सेम रिएक्टेंट के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 इट कैन ऑल्सो फॉर्म फॉर्मल्डिहाइड। तो देखो बेटा सेम रिएक्टेंट लिए और दो पॉसिबल पाथ हमारे सामने हैं। बेटा जब भी मैंने निकल को कैटलिस्ट लिया तो ये वाली रिएक्शन होगी, ये नहीं होगी। और जब मैंने कॉपर को कैटलिस्ट लिया बेटा, कॉपर सॉलिड को, तो सेकेंड वाली रिएक्शन होगी, ऊपर वाली नहीं होगी। तो बेटा देखो कैटलिस्ट क्या होता है, सिलेक्टिव होता है, दो पॉसिबल पाथ में से सिर्फ एक पाथ पर ही रिएक्शन को लेके जाएगा। ये क्या होती है बेटा कैटलिस्ट की सिलेक्टिविटी। ओके बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज को कैटलिस्ट, या फिर उनको बोल देते हैं बेटा कैटालिटिक प्रमोटर्स। तो बेटा कैटालिटिक प्रमोटर्स क्या होते हैं, जो कैटलिस्ट की हेल्प करे, उसकी एक्टिविटी को बढ़ाए, उनको हम क्या बोलेंगे बेटा, को कैटलिस्ट। तो बेटा ये क्या करते हैं, ये सब्सटेंस इंक्रीजेस एक्टिविटी ऑफ दीज सब्सटेंसेस, इंक्रीजेस एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। बेटा कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं हेबर्स प्रोसेस की बात करूं तो बेटा नाइट्रोजन गैस प्लस 3H2 गैस इट विल फॉर्म 2NH3 गैस। और बेटा इसमें हमने कैटलिस्ट क्या लिया था, आयरन सॉलिड। अब देखो बेटा आयरन सॉलिड के साथ अगर मैंने मोलिबोडियम भी ले लिया, MO सॉलिड एक मेटल होता है बेटा, तो ये इसमें कैसे बिहेव करेगा बेटा, को कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। MO इज मोलिबेडियम। अब देखो बेटा यहां पर आयरन क्या है, आयरन इज कैटलिस्ट। और बेटा यहां पर MO क्या है बेटा, MO कैटलिस्ट की हेल्प कर रहा है बेटा, इसका मतलब MO इज को कैटालिस्ट। और बेटा एक और टर्म होती है कैटालिटिक पॉइजन्स। कैटालिटिक पॉइजन्स बेटा नाम से ही हमें पता लग रहा है, जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को कम कर दे उनको हम क्या बोलेंगे बेटा, कैटालिटिक पॉइजन्स। तो दे डिक्रीजेस एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट की एक्टिविटी को कम कर दे। बेटा फॉर एग्जांपल अगर मैं हेबर्स प्रोसेस की बात करूं तो इसके अंदर बेटा कभी अगर मैंने CO गैस डाल दी या फिर इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया बेटा, H2S गैस डाल दी, इन दोनों में से कोई भी डाल दो, तो बेटा दीज टू आर कैटालिटिक पॉइजन्स, दे आर कैटालिटिक पॉइजन्स। अब बेटा देखो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हेबर्स प्रोसेस में CO और H2S व्हाई दीज आर कैटालिटिक पॉइजन्स। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाई कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड आर कैटालिटिक पॉइजन्स। देखो बेटा एक्चुअली इस रिएक्शन के अंदर बेटा, इस हेबर्स प्रोसेस की रिएक्शन के अंदर आयरन सॉलिड इज कैटालिस्ट। अब देखो बेटा इसमें क्या हो रहा है, एक्चुअली रिएक्शन में किस तरीके से कैटालिस्ट काम करता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पहले मेटल सॉलिड के ऊपर, आयरन सॉलिड के ऊपर आकर एडजॉर्ब हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, और फिर दोनों मिलकर क्या बना लेंगे बेटा, अमोनिया। अब
देखो बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2S गैस, ये दोनों ही गैसें भी क्या करती है बेटा, कैटालिस्ट के ऊपर आकर एडजॉर्ब हो सकती है और कैटालिस्ट के सरफेस को ये कवर कर लेंगी। उसके बाद नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कैटालिस्ट की सरफेस के ऊपर नहीं आ पाएंगे, मतलब ये कैटालिस्ट के सरफेस को ब्लॉक कर देंगे बेटा, इनकी एक्टिव साइड को। तो इसीलिए ये कैसे बिहेव करते हैं बेटा, कैटालिटिक पॉइजन्स की तरह बिहेव करते हैं। तो मैं बोल सकता हूं बेटा CO एंड H2S adsorbs on catalyst, बेटा कौन से कैटालिस्ट पे, आयरन सॉलिड के ऊपर। सो दे ब्लॉक एक्टिव साइड ऑफ कैटालिस्ट। बेटा कैटालिस्ट की एक्टिव साइड्स को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है जियोलाइट्स है। जियोलाइट्स भी कैटालिस्ट के अंदर ही है बेटा, कैटालिस्ट का ही एक पार्ट है। और देखो बेटा जियोलाइट्स क्या होते हैं बेटा, दे आर नेचुरल अकरिंग और सिंथेटिक माइक्रोपोरस एल्यूमिनो सिलिकेट पॉलीमर्स। या तो सिंथेटिक है या फिर कैसे हो सकते हैं बेटा, नेचुरली। माइक्रोपोरस मीन्स बेटा उनमें बिल्कुल छोटे छोटे साइज के पोर्स होते हैं बेटा। और कौन से पॉलीमर है, एल्यूमिनो सिलिकेट के पॉलीमर्स है बेटा। देखो अब इसका जनरल फॉर्मूला देखते हैं हम लोग जियोलाइट्स का। देयर जनरल फॉर्मूला बेटा देखो SiO2 की वाई यूनिट्स है बेटा, ये सिलिका की फॉर्मूला होता है SiO2 किसका बेटा, सिलिका पॉलीमर का। मान लेता हूं इसके अंदर MH2 इसके साथ लगे हुए हैं और बेटा जितने भी SiO2 थे उनमें से XSiO2 को रिप्लेस कर लिया AlO2 ने, एल्यूमिना ने AlO2 की यूनिट्स ने। तो और इसके साथ X ही M पॉजिटिव लगे हैं बेटा। ये जनरल फॉर्मूला होता है, आप लोगों को समझ नहीं आया होगा बेटा। आप इसको याद कैसे कर सकते हो, M पॉजिटिव के कितने एटम्स लगे हैं बेटा, X एटम्स। फिर उसके बाद एल्यूमिना की भी कितनी यूनिट है बेटा, X, AlO2 की X यूनिट, साथ में SiO2 की Y यूनिट और कुछ मॉलिक्यूल्स लगे हैं बेटा H2O वाटर इसके साथ। ये जनरल फॉर्मूला होता है बेटा जियोलाइट्स का। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझना चाहो तो देखो बेटा किस तरीके से समझ सकते हैं हम इसको, बिल्कुल सिंपल है। दीज आर एल्यूमिनो सिलिकेट्स। बेटा सबसे पहली बात अगर मैं सिलिका की बात करूं तो मैं याद दिला दूं आप लोगों को, सिलिका क्या होता है बेटा। सिलिका का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, SiO2M। कि SiO2 की काफी सारी यूनिट्स का जो पॉलीमर बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सिलिका। फॉर एग्जाम्पल SiOOSi बेटा इस टाइप का जो पॉलीमर बनेगा, हर सिलिकॉन के कितने बॉन्ड है बेटा, कार्बन के जस्ट नीचे आता है सिलिकॉन, तो हर सिलिकॉन के कितने बॉन्ड आ गए, 4 बॉन्ड। अब सिलिका के अंदर कुछ सिलिका एटम्स को अगर एल्यूमिना ने रिप्लेस कर लिया बेटा, या फिर किसी सिलिकॉन एटम को एल्यूमिनियम एटम ने रिप्लेस कर लिया, तो वो बन जाता है बेटा एल्यूमिना सिलिकेट। वो क्या बन जाएगा, एल्यूमिना सिलिकेट। अब जैसे मान लेता हूं बेटा एक सिलिकॉन को रिप्लेस कर लिया इसने एक एल्यूमिनियम ने। एल्यूमिनियम कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, 3 बॉन्ड बनाएगा। 3 बॉन्ड बनाएगा तो 3 तरफ से तो ऑक्सीजन से जुड़ा रहेगा, 4th तरफ जो ऑक्सीजन है उसके साथ एल्यूमिनियम बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा बेटा, नेगेटिव। अब या फिर हम बोल सकते हैं बेटा कि ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको क्या कर देगा, डोनेट, तो फिर एल्यूमिनियम पे चार्ज कैसा आ जाएगा बेटा, नेगेटिव। देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर अपना बचा रहेगा, वो इसको डोनेट करेगा,
क्योंकि एल्यूमिनियम के पास 3 बॉन्ड है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, और हो कितने सकते हैं बेटा 8। तो आप लोग बोल सकते हैं कि सर ये एल्यूमिनियम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन से एक्सेप्ट भी कर लेगा। तो देखो यहाँ पे इस ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बना लिया किसके साथ बेटा, सिलिकॉन के साथ, और इसके पास लोन पेयर्स अभी भी बचे रह गए हैं। अब बेटा ये क्या करेगा, अपना एक लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से एल्यूमिनियम को दे देगा। एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया तो बेटा उसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। अब जितने एल्यूमिनियम होंगे, जितने भी एल्यूमिनियम होंगे, उतना ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा। बोलो आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि हर एल्यूमिनियम के साथ एक नेगेटिव चार्ज जुड़ा हुआ है। तो मैं बोल सकता हूं बेटा कि अगर XaLO2 की यूनिट आई तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स के ऊपर X माइनस। इसका मतलब कितने मेटल पॉजिटिव इस चार्ज को बैलेंस करेंगे बेटा, X। आपको समझ आ गया होगा कि मेटल के X एटम्स क्यों आए हैं, क्योंकि जितने AlO2 के यूनिट आएंगे उतना ही इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज आएगा। उसको बैलेंस करने के लिए उतने ही मुझे M पॉजिटिव भी लेने पड़ेंगे। अब देखो बेटा जियोलाइट्स की एक स्पेशल बात क्या है कि दीज आर माइक्रोपोर्स। इनके अंदर क्या होते हैं बेटा, जियोलाइट्स में एक फिक्स शेप के, फिक्स साइज के पोर्स होते हैं बेटा। तो देखो बेटा जियोलाइट्स शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं। दीज आर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटा जियोलाइट्स का, दीज आर शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट। बेटा शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट से मेरा क्या मतलब है कि इनके जो पोर्स होते हैं बेटा वो एक फिक्स साइज के होते हैं। तो एक फिक्स साइज के जो रिएक्टेंट उस पोर के साइज में फिट हो जाए उसी रिएक्टेंट को ये कैटालाइज कर सकता है, बाकी किसी भी रिएक्टेंट को ये कैटालाइज नहीं करेगा। दोबारा बताता हूँ, जियोलाइट्स के अंदर जो माइक्रोपोर्स होते हैं बेटा उनका एक फिक्स साइज होगा और उसी फिक्स साइज के रिएक्टेंट को वो कैटालाइज कर सकते हैं। मतलब एक शेप के, एक साइज के रिएक्टेंट को ही कैटालाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं बेटा, शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट, because reactants of fixed shape and size can fit in pores of zeolites। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज थ्योरीज ऑफ एडजॉर्प्शन। बेटा एडजॉर्प्शन की थ्योरीज ऑफ कैटालिसिस। थ्योरीज ऑफ कैटालिसिस बेटा पहली थ्योरी क्या है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी। बेटा इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर देखो बेटा क्या होता है, मान लेता हूं मेरे पास दो रिएक्टेंट्स हैं A प्लस B, ये किसी कैटालिस्ट K की प्रेजेंस के अंदर बेटा प्रोडक्ट P में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो बेटा देखो ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी ने क्या बताया, इसने बोला कि रिएक्शन 2 स्टेप्स में होगी। स्टेप 1 में क्या होगा बेटा, वन ऑफ द रिएक्टेंट, मान लेता हूं बेटा B रिएक्टेंट ले लिया मैंने, ये कैटालिस्ट K के साथ मिलके एक इंटरमीडिएट बनाएंगे, उसको क्या बोलेंगे बेटा, BK बोल देते हैं। B इज रिएक्टेंट एंड K इज कैटालिस्ट एंड BK इज इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, इट इज इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। और बेटा ये जो स्टेप होता है बेटा, फर्स्ट स्टेप इट इज स्लो स्टेप। आप लोगों ने काइनेटिक्स में पढ़ लिया होगा कि स्लो स्टेप का क्या मतलब है। बेटा स्लो स्टेप का मतलब है कि दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, अगर हम रिएक्शन का रेट निकालना चाहे। अब स्टेप 2 में क्या होगा बेटा, दिस BK प्लस सेकेंड रिएक्टेंट, इट विल फॉर्म प्रोडक्ट P प्लस, बेटा कैटालिस्ट क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। कैटालिस्ट जितना भी रिएक्शन में टेक पार्ट करता है उतने का उतना रिएक्शन के बाद बाहर भी निकल जाता है। बेटा स्टेप 2 इज फास्ट स्टेप। तो ये था बेटा इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी। इसने क्या बताया कि 2 स्टेप में रिएक्शन होगी। तो पहले स्टेप में वन ऑफ द रिएक्टेंट टेक पार्ट करेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा इंटरमीडिएट, और दूसरे स्टेप में बेटा वो जो कॉम्प्लेक्स बना वो दूसरे रिएक्टेंट के साथ मिलके प्रोडक्ट बना देगा और कैटालिस्ट बाहर निकल जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर मैं बात करूं रिएक्शन की, SO2 गैस प्लस O2 गैस, इट विल फॉर्म SO3 गैस इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एज कैटालिस्ट। अगर मेरे पास ये रिएक्शन है तो बेटा ये रिएक्शन किस तरीके से होती है आप लोग समझ सकते हो। देखो बेटा, इस रिएक्शन का अगर मैं मैकेनिज्म देखना चाहूं तो देखो बेटा, सबसे पहले वन ऑफ द रिएक्टेंट की O2 और कैटलिस्ट NO, तो बेटा O2 गैस विच इज ए रिएक्टेंट पहले स्टेप के अंदर बेटा, प्लस कैटलिस्ट, कैटलिस्ट मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, दिस इज ए कैटलिस्ट, these will form intermediate complex that is NO3 gas, it is intermediate complex। अब ये जो सेकंड स्टेप के अंदर इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बन गया NO3 गैस, it will react with a second reactant that is SO2 gas and these will form SO3 gas, two molecules of SO2, it will form two molecules of SO3 gas plus NO gas। बेटा NO गैस क्या है, इट इज कैटलिस्ट, तो जितना कैटलिस्ट रिएक्शन में यूज हुआ था उतना बाद में निकल गया और साथ में क्या बन गया बेटा मेरे पास, प्रोडक्ट भी बन गया। तो ये बेटा पहली थ्योरी थी, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी। बेटा सेकंड थ्योरी इज एडजॉर्प्शन थ्योरी। बेटा मान लेता हूं मेरे पास दो रिएक्टेंट्स है A प्लस B, ये किसी सॉलिड कैटलिस्ट K के ऊपर विच इज जनरली ए मेटल, ऑन एनी मेटल सॉलिड दिस विल फॉर्म प्रोडक्ट। बेटा देखो इसका मैकेनिज्म अगर मैं समझना चाहूं तो किस तरीके से हम इसके मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। मान लेता हूं बेटा मेरे पास मेटल सॉलिड की एक प्लेट है और ऊपर गैसियस A गैस एंड B गैस है। बेटा स्टेप 1 के अंदर सबसे पहले बेटा क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा। क्या होगा बेटा, एडजॉर्प्शन। A और B आकर इस मेटल सॉलिड के ऊपर चिपक जाएंगे, दिस इज मेटल M। तो बेटा मैं स्टेप 1 में बोल सकता हूं कि दिस इज मेटल प्लेट और यहां पर इसके ऊपर अगर A और यहां पर इसके ऊपर आकर B के मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब हो गए। उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, रिएक्शन होगी किसके बीच में बेटा, दोनों रिएक्टेंट जो कि अब एक दूसरे के आसपास आ चुके हैं, दोनों के बीच में रिएक्शन होगा और वो कुछ प्रोडक्ट बना देंगे। दोनों रिएक्शन करके दे विल फॉर्म ए प्रोडक्ट AB मान लेता हूं मैं प्रोडक्ट को। ये स्टेप सेकंड था बेटा, दिस इज फर्स्ट स्टेप में एडजॉर्प्शन, सेकंड स्टेप में रिएक्शन होगी बेटा A और B के बीच में। अब मेरे पास AB जो भी प्रोडक्ट इनका बनेगा कंबाइन करके वो बन चुका है। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा बेटा, डिजॉर्प्शन होगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा बेटा, डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन इज रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन, जो मॉलिक्यूल चिपक रखे हैं वो सॉलिड मेटल से दूर चले जाएंगे। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा बेटा, मेरे पास मेटल सॉलिड प्लेट ऐसे के ऐसे रह जाएगी प्लस AB जो कि क्या है मेरे पास बेटा, प्रोडक्ट है, वो बाहर निकल जाएगा डिजॉर्प्शन से। और आपको पता है बेटा थर्ड स्टेप के लिए तो फिक्स है कि डिजॉर्प्शन अगर मुझे करवाना है बेटा तो मैं क्या कर दूंगा, हीट कर दूंगा। हीटिंग करने से डिजॉर्प्शन होता है, इसके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। बिकॉज एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसका मतलब अगर मैं हीटिंग करूंगा तो रिएक्शन पीछे की डायरेक्शन में जाएगी, मतलब डिजॉर्प्शन होगा। ये हमने पहले भी पढ़ लिया है। तो डिजॉर्प्शन करवाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, हीट कर सकता हूँ।